हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसी परिपथ में वैद्युत दोलन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें एनर्जी का दोलन होता है, चार्ज का दोलन होता है और करंट का दोलन होता है। जैसा कि हमने श्रेणी अनुनादिक परिपथ में अनुनादिक परिपथ, दोलनी परिपथ लास्ट में लिखवाया था, या जिसको वैद्युत दोलन कहते हैं लास्ट में, तो उसमें हमने शॉर्ट में लिखवाया था कि इनमें एनर्जी जो कैपेसिटर के अंदर वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो कभी मतलब जो इंडक्टर के कुंडली के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है इनके बीच बदलती रहती है, यानी कि ऊर्जा का वैद्युत दोलन होता है। यानी कभी विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा में, कभी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में। मतलब है कि ये कभी मैक्सिमम मिनिमम होना, तो किसी चीज़ का मैक्सिमम होना फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम होना को दोलन कहा जाता है। तो वहाँ एनर्जी का दोलन होता है। तो देखेंगे यहाँ पे चार्ज का भी दोलन होता है। चार्ज भी देखेंगे कभी मैक्सिमम रहेगा, फिर चार्ज जीरो हो जाएगा, फिर मैक्सिमम होगा दूसरे डायरेक्शन में, फिर जीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा। ठीक, हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि एक सरल मतलब इसके जो दोलन होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले होते हैं, है ना। जैसे घड़ी का पेंडुलम है, इधर उधर जाता है, तो इस तरह के दोलन होते हैं इसमें, तो उसको वैद्युत दोलन कहते हैं। तो पहले हम एलसी परिपथ में वैद्युत दोलन लिख लेते हैं, या एलसी ऑसिलेशन। तो यहाँ पे देखा जाएगा प्योर जो है एलसी सर्किट होगा, एलसी परिपथ में वैद्युत दोलन है, विद्युत दोलन एलसी परिपथ में विद्युत दोलन। तो अब इसमें क्वालिटी फैक्टर, गुणता गुणांक या विशेष क्या कहते हैं उसको, विशेषता गुणांक या गुणता गुणांक यानी क्वालिटी फैक्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं एलसी परिपथ में वैद्युत दोलन कैसे होते हैं, फिर उसके समीकरण पता करेंगे और करंट के और चार्ज के वैद्युत दोलन वाले, तो शो करेगा कि हाँ चार्ज और करंट का दोलन होता है। मैक्सिमम वैद्युत परिपथ में मैक्सिमम मिनिमम होने की घटना को ही दोलन कहा जाता है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कि एक एलसी प्योर एलसी सर्किट है, मतलब शुद्ध एलसी सर्किट में रेजिस्टेंस को जीरो माना गया। अब जैसे मान लीजिए ये संधारित्र है और ये इंडक्टर है, कुंडली है, ठीक है। इसके पहले ये देखिए कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई फुली बैटरी से इसको हमने चार्ज कर दिया, इसमें फुल चार्ज हो गई। अगर कोई प्लेट है, संधारित्र है, जिसको बैटरी लगा करके चार्ज कर दिया गया, ठीक। तो ये बैटरी लगा करके चार्ज कर दिया गया, तो मान लीजिए इस पर अब कंप्लीट चार्ज है, बैटरी हटा दी गई, ठीक। मतलब बैटरी लगाते हैं तो क्या है, प्लस जाके इस पे और माइनस जाके इस पे संग्रहित हो जाता है। तो मतलब किसी बैटरी से अगर संधारित्र को चार्ज करते हैं तो इस पे जाके प्लस पे माइनस जाके जमा होने लगता है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जैसे इसको हमने बैटरी लगा दिया तो करंट इस साइड चल रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस साइड चल रहे हैं, जाकर इलेक्ट्रॉन इस पे जमा होने लगते हैं, ठीक। यानी इधर के सारे इलेक्ट्रॉन इधर हो आकर के जमा होने लगते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज प्लेट हो जाता है, और ये यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो ये पॉजिटिव प्लेट हो जाता है। तो जब फुली चार्ज होता है बैटरी को हटा लिया जाता है, ठीक। अगर मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे बिना कुछ लगाए, इसको अगर हमने तार से जोड़ दिया, मतलब यहाँ अगर हमने की लगाया हुआ है,
कि ऐसे हमने लगाए तो क्या हुआ, अचानक अचानक बहुत तीव्र धारा बहती है, यानी कि मैक्सिमम करंट अचानक, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई विरोध करने वाले नहीं, अचानक से सारे इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर जाते हैं और जा करके इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब थोड़े से क्षण के लिए बहुत ही मैक्सिमम करंट, मतलब ये करंट तुरंत मैक्सिमम हो जाती है, मतलब ठीक है, तो बहुत मैक्सिमम करंट यानी तुरंत विसर्जित हो जाता है, ये है ना, डिस्चार्ज हो जाता है, ये क्या नाम है, संधारित्र जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, सारी चार्ज फ्लो हो जाते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन जाके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है ना, क्योंकि जब इस पे माइनस और इस पे प्लस चार्ज हो जाता है तो इनके बीच विभवांतर क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण चार्ज फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लो से हाई की ओर जाता है, प्लस जो है हाई से लो की ओर जाता है, तो एक दूसरे को मिल करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस वक्त मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इसके बाद फुली चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू है, तो इस वक्त जो है ये टी पॉइंट मान लो 0 पे ये है, चार्ज जो है वो क्यू जो है क्यू नॉट के बराबर, यानी फुली चार्ज है ये एक तरह से। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही जोड़ दिया था, कुछ नहीं जोड़ा था, तो हम तुरंत जो है मैक्सिमम करंट बह करके वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, विसर्जित हो जाता है, मतलब डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अभी अभी जो है ये है यल, करंट तो अभी 0 है, टी बराबर अगर 0 है, ठीक है, लेकिन प्लेट पे चार्ज मैक्सिमम है, ठीक। अब जैसे ही हम मान लीजिए यहाँ पे अगर की लगा हो, यहाँ पे जैसे इसको क्लोज करते हैं, अब चार्ज मतलब है कि करंट का फ्लो शुरू हो जाता है, धारा का फ्लो शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो प्लस धारा प्लस के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में जाने लगते हैं, तो अब क्या होगा कि ये करंट तुरंत मैक्सिमम नहीं होगी, क्यों, उसको मैक्सिमम होने ये नहीं देगा। इंडक्टर का काम क्या है, कॉइल के भीतर ये करंट जो है मैक्सिमम तो होगी, लेकिन धीरे धीरे, तो ये इंडक्टर का काम होता है, कुंडली के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल बन जाता है वो इस करंट के बढ़ने का विरोध करता है, मतलब यल का काम ही होता है अपोज करना, है ना, किसी भी चीज का, नहीं करंट बढ़ रही है तो उसका अपोज करना, उसको घटाने का प्रयास करते हैं ना, जैसे फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स के घटाने का काम करेगा, है ना, मतलब है कि बढ़ती हुई चीज का ये अपोज करता है, लेंज के नियम में आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो इंडक्टर का काम ही होता है कि करंट को तुरंत मैक्सिमम मान प्राप्त करने नहीं देता, यानी कि जैसे ही करंट 0 से मैक्सिमम होना शुरू होती है तो ये एक बैग नहीं होती, धीरे धीरे होती है, तो यानी इस करंट के वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, वो धीरे धीरे चेंज होता है, तो इसके भीतर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल के वजह से एक अपोजिट करंट पैदा हो जाती है, क्योंकि इसको विरोध करता है, तो इसका मतलब है कि ये सीधा प्लस ये माइनस हो जाता है, यानी कि अपोजिट हो जाता है। तो ये करंट जो है मैक्सिमम नहीं हो पाती, इसको मैक्सिमम होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये इसके मैक्सिमम होने का अपोज करता है, इस करंट को बढ़ने का अपोज करता है, क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है ना, विरोध करता है, इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर ये धारा घटती तो इसके घटने का विरोध होता है, ये यानी कि इसके अंदर जो चेंज होता है वो इस तरह का होता है कि ये धारा घटने का विरोध होता है, तब ये इस डायरेक्शन में करंट को बहाने लगता ताकि इसका सपोर्ट होता, स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण, ये बढ़िया से आप लोगों ने पढ़ा हुआ, लेंज का नियम वही है यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पे इसके प्लेटों के बीच देखा जाए तो कौन सी ऊर्जा है, Q0/2²। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा इस रूप में संचित होती है, रासायनिक ऊर्जा जिसको कहते हैं, तो इस रूप में। अब ये जब हम इसको की से जोड़ देते हैं तो ये चार्ज फ्लो होता है, यानी करंट अब 0 से बढ़ना शुरू होता है। यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है कि चार्ज घटना शुरू होता है और करंट क्या नाम होता है, बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, यानी यहाँ की एनर्जी अब दूसरे फॉर्म में बदलना शुरू होती है। अब यहाँ पे आइए, इसके अंदर अब धीरे धीरे क्या होता है, ये तो होता है कि ये इनके अंदर जो है प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो इसका अपोज करता है, इसलिए धीरे धीरे करंट मैक्सिमम होती है। यानी कि यहाँ की ऊर्जा एक दूसरे फॉर्म में बदलने लगती है, उस फॉर्म को हम कहेंगे 12LI²। अभी जब करंट आई है तो, है ना, इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। कुंडली के अंदर माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र में संचित जो ऊर्जा होती है इसको ये कहते हैं। यानी ऊर्जा अब इस फॉर्म में बदलने लगती है। ठीक, यानी ये वाली जो ऊर्जा है किस फॉर्म में बदलने लगती है, इस फॉर्म में बदलती है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि करंट अपने मैक्सिमम मान को प्राप्त कर लेती है। मतलब है कि ये आई जो है I0 पे बना, यानी कि ये धीरे धीरे क्या हो जाती है। अगर हम एक दूसरा फिगर बनाए हैं तो ये होगा, हम ज़्यादा फिगर नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में समझाना है। Q0 था -Q0। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे जब ये डिस्चार्ज हो गया और ये करंट जो हो गई अब मैक्सिमम हो गई। ठीक है, मैक्सिमम होने का मतलब है कि ये अब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, इसकी पूरी एनर्जी अब इसमें संचित हो गई। अब जब करंट एक मैक्सिमम मान तक पहुंचेगी तो अब उसके घटने का सिलसिला जारी होगा। कौन सा सिलसिला, घटने का। तो आप जानते हो कि इसके अंदर का जो प्रेरकत्व होता है वो किसी घटने वाली चीज का विरोध करता है, उसे बढ़ाने का प्रयास करेगा। यानी कि लेंज का नियम ये कहता है कि जिस कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो अपने उत्पन्न होने वाले कारण का विरोध करती है। इसी करंट के वजह से यहाँ उत्पन्न हुआ था, तो इसी को बढ़ने से विरोध कर रहा था। तो इसको पढ़ने में अगर ये ना होता तो करंट तुरंत जो है मैक्सिमम मान होती है, डिस्चार्ज हो जाता है ना। लेकिन इसके आ जाने से ये धीरे धीरे मैक्सिमम हो रही है। तो जब उसका मान, करंट का मान I0 यानी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है, अब इसका ये पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाता है तो ये घटने का प्रयास करती है, मतलब खत्म होने के चांस। लेकिन ये ऊर्जा पूरी तरह से अब इसमें संचित हुई रहती है। अब किस रूप में संचित हो जाती है, Li0²। कंप्लीट ये ऊर्जा इस फॉर्म में आ गई। अब ये घटने का काम कर रहा है, तो अब क्या होगा, यहाँ का प्रेरित विद्युत वाहक बल या यहाँ की संचित ऊर्जा क्या करेगी, इसके घटने का विरोध करेगा। यानी यल जो है, यल क्या है, एक विद्युत जड़त्व का काम करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अब यहाँ पे क्या है, करंट के घटने, ये अब यहाँ से घटना शुरू हो गई, समाप्त मतलब खत्म। अगर ये ना होता तो मैक्सिमम होकर 0 हो जाती। लेकिन है क्या कि ये अब जब घटना शुरू होता है तो ये उसको बढ़ाने का काम करेगा, मतलब है करंट को इसी डायरेक्शन में बहाने का प्रयास करेगा। अब ये पोलैरिटी बदल जाएगी, मतलब इसको 0 नहीं होने देगा। अब ये 0 होना चाहती है इससे, लेकिन होगी, लेकिन अचानक ये इस करंट को ये 0 नहीं होना देता है। धीरे धीरे, मतलब है कि अब इस करंट का सपोर्ट करेगा, इसमें प्रेरित धारा की दिशा ऐसी हो जाएगी कि इसी की दिशा में बहेगी, इसका सपोर्ट करेगी, ये अचानक 0 ना हो करके धीरे धीरे 0 होगी।
यानी कि कुछ देर तक करंट इसी डायरेक्शन में बहती रहेगी। अगर ये ना होता तो ये तुरंत जीरो हो जाती, लेकिन इसके वजह से जो इसकी एनर्जी इसमें संचित हो गई, मतलब है कि ऊष्मा के रूप में क्षय नहीं हुई, ये एनर्जी कहाँ संचित हो गई, यहाँ पे। अगर ये ना होता तो ऊष्मा के रूप में बाहर चली जाती, मतलब हीट के रूप में वातावरण में चली जाती, लेकिन इसके वजह से नहीं गई इस फॉर्म में। अब यही एनर्जी इसका सपोर्ट करेगा यल, कि तुम नहीं घटो नहीं, क्योंकि इसका काम ही है परिवर्तन का विरोध करना। यहाँ बढ़ रही थी, कहा नहीं आपको अचानक नहीं बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना, विरोध करना। यहाँ बढ़कर घट रही है, कहा नहीं अचानक घटना नहीं है, धीरे धीरे घटना। तो इसलिए कुछ क्षण देर तक करंट इसी डायरेक्शन में बहती है। ठीक है, नहीं ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। तो कहने का मतलब करंट इस डायरेक्शन में बहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कुछ देर तक यहाँ से अब इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ के जो भी प्लस माइनस। तो ये धारा बहने का, इस साइड बहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जाके सारे प्लस चार्ज इकट्ठा होने लगते हैं और यहाँ पे माइनस, यानी सारा यहाँ का इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, करंट के विपरीत दिशा में जाना। तो यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ये जाकर के यहाँ पे जमा होने लगता है प्लस चार्ज। ठीक है, यहाँ के सारे प्लस चार्ज यहाँ चले आते हैं, एक तरह से कहा जाते हैं नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और यहाँ पॉजिटिव। या कह लीजिए कि करंट कुछ देर तक बहती है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है। तो धीरे धीरे अब क्या होगी कि इसकी जो एनर्जी इसमें संचित थी एक तरह से, अब क्या हो रहा है कि यही एनर्जी धीरे धीरे लॉस होना शुरू होती है, यानी कि इस करंट को बढ़ाने में, घटाने का काम कर रहा था ना यहाँ पे, तो इस करंट को बढ़ाने में ये एनर्जी लॉस होती है, तो करंट कुछ देर तक यहाँ बहती है। यानी कि ये फिर से एक बैटरी का काम कर रहा है। ये इंडक्टर यहाँ पे अब क्या काम किया, फिर से एक बैटरी का काम किया, है ना। यानी कि अब ये संधारित्र को पुनः चार्ज करने लगता है। क्या करता है, पुनः चार्ज करने लगता है। कहने का मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आके जमा होते हैं यहाँ से, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आते हैं सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ। जैसे हमने कहा था कि एक बैटरी से अगर इसको चार्ज किया जाए तो क्या होता है कि यहाँ से करंट की डायरेक्शन में बहती है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इधर जाके तो सारे इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है प्लस, और ले जा करके यहाँ पे चिपका देता है, तो ये प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज। अब वही काम करता है, ये एक बैटरी का काम करता है, इस करंट को घटने नहीं देता, बढ़ाए रखता है, और कुछ देर तक उसी डायरेक्शन में करंट को बहाता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे देखिए एनर्जी पहले क्या थी, मैक्सिमम, जब चार्ज हो गया था तो ठीक। अब ये धीरे धीरे घट कर क्या हो जाएगी, जीरो। इसी कैपेसिटर की वजह से ये क्या हो गई, जीरो, और एक एनर्जी हो जाएगा ये, और किस में बदल गई, हाफ LI0²। अब देखिए ये वाली एनर्जी, अब इसके वजह से एक बैटरी का काम हुआ, इधर माइनस हो गया प्लस, अब इसी करंट को कुछ देर तक यहाँ फ्लो कराएगा, तो ये इसकी एनर्जी लॉस होगी। अब इसकी एनर्जी लॉस होगी क्योंकि ये फ्लो करा रहा है ना, तो ये एनर्जी अब धीरे धीरे इसमें जाएगी। अब जब ये पूरी एनर्जी लॉस हो जाएगी, कब, जब ये पूरी तरह चार्ज, अब देखिए ये विपरीत चार्ज हो गया। कहने का मतलब है कि विपरीत डायरेक्शन में अब प्लेट संधारित्र जो था वो चार्ज हो गया। कहने का मतलब है कि फिर ये क्या हुई, एनर्जी जी मैक्सिमम थी पहले, फिर जीरो हुई, और फिर जीरो से दूसरे डायरेक्शन में क्या हो गए, फिर मैक्सिमम हो गई, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में, क्योंकि प्लेट पे चार्ज इधर का उधर हो गया, इधर का उधर हुई, तो मैक्सिमम भले ये विपरीत डायरेक्शन में ही हुई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे चार्ज था
चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा, दोलन हो रहा। चार्ज एक बार क्या हुआ, मैक्सिमम था, फिर जीरो हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, निगेटिव डायरेक्शन में हुआ, मतलब इस तरह का। जीरो था, मैक्सिमम हुआ, जीरो हुआ, फिर निगेटिव डायरेक्शन मैक्सिमम, फिर जीरो। तो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है और साथ ही साथ देख रहे हैं एनर्जी भी ऑसिलेट कर रही है। पहले मैक्सिमम थी, फिर जीरो हुई, फिर मैक्सिमम हो गई यहाँ पे आकर के जब ये फुली चार्ज हो गया तो। और उसी तरह से पहले जीरो थी, फिर मैक्सिमम हुई, और जब ये फुली चार्ज हो गया तो जीरो हो गई। तो एनर्जी भी क्या हो गई, इन दो एनर्जियों के बीच ऑसिलेशन हो रहा है। एनर्जी का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, क्योंकि ये अपोज करता है ना, ये सारी एनर्जी इसमें आकर संचित हो जाए। अब ये बैटरी का काम करती है, इस घटते हुए करंट को कुछ देर तक फिर बहाता है तो ये विपरीत दिशा में चार्ज हो जाता है, यानी फिर से यही एनर्जी इसमें बदल जाए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी का ऑसिलेशन होता है। ये एनर्जी ठीक है किसमें बदलती है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर में, फिर ये किसमें बदलती है ना, प्लस क्यू स्क्वायर सी, इस तरह बदलती रहती है। तो अगर हम एक एनर्जी की बात करें तो पहले इतनी होती है, फिर जीरो होती है, फिर इतनी होती है, फिर जीरो होती है, यानी एनर्जी ऑसिलेट। उसी तरह से ये पहले जीरो थी, फिर इतनी होती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर जीरो। तो यानी कोई चीज जीरो मैक्सिमम हो तो कहा जाता है कि ऑसिलेट कर रहा है, दोलन कर रहा है। चार्ज भी देखिए, पहले यहाँ मैक्सिमम था, फिर जीरो हो गया, जब ये विपरीत दिशा में चार्ज हुआ फिर मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है, एनर्जी भी ऑसिलेट कर रही है, इसीलिए कहा जाता है एलसी परिपथ में विद्युत दोलन। यानी कि शुद्ध एलसी परिपथ हो तो इसमें एनर्जी और चार्ज का दोलन होता है, एनर्जी और चार्ज का दोलन होता है। ठीक, आप ये भी समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमने बैटरी से इसको चार्ज किया, फुली चार्ज बैटरी हटा दिया, इंडक्टर लगा दिया। इंडक्टर का काम होता है कि करंट को अचानक बढ़ने नहीं देता, इसके परिवर्तन का विरोध कर। ये धीरे धीरे मैक्सिमम होती है, तो जैसे ये मैक्सिमम होती है, अब घटना शुरू होती है तो ये फिर घटने का विरोध करता है, और इसकी पूरी एनर्जी इस इंडक्टर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब क्या करता है, इसके पोलैरिटी चेंज। अब ये कह रहा है कि तुम घट रहे हो, मैं घटने नहीं देंगे, अब तुमको बढ़ना है। तो घटती तो है लेकिन धीरे धीरे घटने देता है। तो क्या करता है, ये एक बैटरी का काम करता है, फिर अपनी एनर्जी को, मतलब इस करंट को उसी डायरेक्शन में बहाता है, तो यानी अपनी एनर्जी को लॉस करता है। तो करंट अब उल्टे बहती है, पहले हमने बैटरी से इसको इस तरह बहा के चार्ज, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये प्लेट निगेटिव चार्ज हो जाता है। यानी यहाँ के सारे पॉजिटिव एक तरह से यहाँ जाकर चिपक जाते हैं, यहाँ कह लिए कि यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ चिपक जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब सारा काम तो एनर्जी का है, एनर्जी तो है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रही है, तो ये एनर्जी लॉस हो करके इसमें बदल गई। तो एक बार एनर्जी इस फॉर्म में, एक बार 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 ये मैक्सिमम जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, उसी तरह एक बार जीरो मैक्सिमम जीरो। तो यहाँ देख रहे हैं चार्ज और एनर्जी दोनों ऑसिलेट्स कर रहे हैं, और इसको हम प्रूफ भी कर रहे हैं इक्वेशन से। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया, हालांकि हमने शार्ट में ही इसको समझा दिया। इसको समझाना 9 फिगर बनाना होता, ठीक है ना। और एक मीडियम केस ये होता है कि जब ये मान ली t बराबर जीरो पर एक केस है कि यहाँ पे करंट जीरो है और चार्ज q जो है q नॉट है, लेकिन किसी टाइम t की बात करें तो वहां पे करंट I होगी, क्योंकि अब जीरो से बढ़ना I होगी, है ना। बाद में तो ये t बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो चार्ज q बराबर q नॉट हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक मीडियम, एक प्रारंभिक अवस्था होती है, एक मीडियम अवस्था होती है। एक मीडियम में क्या होती है कि दोनों एनर्जी साथ साथ होती है, यानी कि हाफ LI स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2C। लेकिन जब करंट मैक्सिमम हो जाते हैं तो ये जीरो हो जाती है, जब चार्ज मैक्सिमम हो जाता है तो ये जीरो हो जाता है। इंटरमीडिएट की बात करें, बीच में किसी क्षण, तो आधी ये एनर्जी रहती है और आधी ये एनर्जी रहती है, ठीक ना। आधी ये रहती है, आधी वो रहती है, ठीक।
तो कहने का मतलब इसमें है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो ऑसिलेट करती है, मतलब दोलन करती है, कंपन करती है। ऑसिलेट मतलब दोलन करती है किसके बीच? मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो संधारित्र के विद्युत क्षेत्र के और प्रेरकत्व के चुंबकीय क्षेत्र के बीच, है ना। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा कहने का मतलब है ऊर्जा, कुल ऊर्जा एक तरह से कहने का मतलब है, या ऊर्जा संधारित्र के विद्युत क्षेत्र, ऊर्जा संधारित्र के विद्युत क्षेत्र तथा प्रेरकत्व के चुंबकीय क्षेत्र के बीच दोलन करती है, बदलती रहती है ना, बीच बदलती रहती है अर्थात ओसिलेट करती। एनर्जी ऑसिलेशन जो होता है अर्थात ऊर्जा का दोलन होता रहता है। ऊर्जा जो है दोलन करती रहती है, ऑसिलेशन हो रहा है, एनर्जी का ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन मतलब होता है, क्या होता है? दोलन, कंपन। ऑसिलेशन मतलब होता है दोलन, है ना। यानी कि ऊर्जा संधारित्र के विद्युत क्षेत्र तथा प्रेरकत्व के चुंबकीय क्षेत्र के बीच बदलती रहती है, अर्थात ऊर्जा दोलन करती रहती है, यानी दोलन करती है। ठीक है। और यदि यहाँ पे लिखेंगे कि यदि ऊर्जा का क्षय न हो, यदि ऊर्जा का क्षय न हो, यदि ऊर्जा का क्षय न हो यानी कोई लॉस ना हो, तो कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। कुल ऊर्जा का मान क्या रहता है? नियत रहता। यानी कुल ऊर्जा टोटल का मतलब होता है कि हाफ Q0 स्क्वायर C, यही हाफ Li0 स्क्वायर, और यही अगर इंटरमीडिएट की बात करें किसी बिटवीन टाइम का, तो ये रहती है Q स्क्वायर C प्लस हाफ Li स्क्वायर, है ना। और चार्ज जो होता है प्रत्येक संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का, यानी इसमें यह होता है कि संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का आवेश भी दोलन करता है। क्या करता है? दोलन करता है, ऑसिलेशन करता, ऑसिलेट्स करता है ना। पहले क्या होता है? पहले मैक्सिमम होता है, फिर जीरो होता है, फिर दूसरे डायरेक्शन में -Q मैक्सिमम होता है, फिर जीरो होता है, और फिर क्या हो जाता है? मैक्सिमम। चार्ज भी ऑसिलेट्स करता है, मतलब चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑल्सो ऑसिलेट्स। संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का आवेश भी दोलन करता है ना। कहाँ से कहाँ करता? पहले चार्ज प्लेट पे ही था ना, जो बैटरी से चार्ज करते हैं, फिर जीरो हो जाता, फिर
प्रेरकत्व के वजह से विपरीत डायरेक्शन में चार्ज हो जाता है, जो प्लस प्लेट था वो निगेटिव हो जाता है, निगेटिव प्लेट प्लस हो जाता है, तो इसे माइनस। फिर उस ऊर्जा करंट जब पूरी तरह जीरो हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसका उल्टा होने लगता है, तो फिर वो चार्ज जीरो होता है, फिर वो जीरो से प्लस, मतलब ये क्रम चलता रहता है। जैसे अभी हमने बताया था कि यहाँ पे जब माइनस हो गया और यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया मैक्सिमम, अब क्या होता है कि करंट जो है जीरो हो जाती है तो ये पूरी चार्ज हो जाता है। फिर जैसे ही करंट जीरो हो जाती है अब विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर है ना, क्योंकि लगा हुआ है, प्रतिरोध तो लगा हुआ है, तब यही प्रक्रिया फिर उल्टे चलने लगती है। फिर अब ये यहाँ एनर्जी इसमें आके संचित होने लगती है, करंट डायरेक्शन में बहती है, लेकिन इसको ये तत्काल मैक्सिमम नहीं होने देता है ना। फिर ये धीरे धीरे पूरा चार्ज हो जाता है तो करंट अब घटने लगती है, तब ये क्या करता है कि करंट के घटने का विरोध करता है, तो करंट उसी डायरेक्शन में कुछ क्षण बहती रहती है। होता क्या है कि यहाँ की एनर्जी अब फिर यहाँ संचित होने लगती है, यानी अभी प्लस प्लेट फिर इधर प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है, इस तरह का होता है, ठीक है ना। मतलब क्रम चलता रहता है, दोलन होते रहते हैं, और ये अनंत तक होते रहेंगे। कब? जब अगर एनर्जी का लॉस ना हो। अगर एनर्जी का लॉस होगा तो वो कुछ देर के बाद दोलन होना बंद हो जाएगा, सारी एनर्जी जब वातावरण में चली जाएगी। तो ये अनंत तक दोलन करेंगे। कब? जब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन मीडियम, है ना, बाहर अगर कोई एनर्जी का लॉस ना हो। अब चलिए हम दिखाते हैं इसको, चार्ज और करंट भी ऑसिलेट करती है। एक फार्मूला दिखाएंगे, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये बता रहा है कि करंट ऑसिलेट करती है, और चार्ज का भी दिखाएंगे कॉस ओमेगा टी। ये समीकरण क्या बता रहा है? करंट जो है ऑसिलेट करती, मतलब एक बार मैक्सिमम फिर जीरो, फिर मैक्सिमम दूसरे डायरेक्शन में फिर जीरो, तो ये चीज ऑसिलेशन का संकेत है ना। और एक चीज होता था अनुनाद, हालांकि करंट वहां तो ऑसिलेट कर ही रही थी, और जो विभवांतर लगाया गया स्रोत वो भी ऑसिलेट कर रहा था, क्योंकि हम लोग जान ही रहे हैं कम डायरेक्शन बदल रहा है, कंपन हो रहा। अनुनाद क्या होता है कि अचानक धारा का मैक्सिमम हो जाना, जीरो होना फिर मैक्सिमम बढ़ जाना, जिस चीज को अनुनाद कहा जाता है। अनुनाद का मतलब होता है कि अचानक बढ़ जाना, इंटेंसिटी बढ़ जाना, मतलब उसका पावर बढ़ जाना, है ना। बड़े बड़े कंपन होने लगता है, जो धीरे धीरे हो रहे थे वो भी बड़े बड़े होने लगे, है ना। तो वो अनुनाद कंडीशन जैसा हमने पीछे पढ़ा था, ठीक। तो चलिए जल्दी से इसको थोड़ा सा दिखा दें मैथमेटिकली, हालांकि ये सिलेबस में तो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जैसे कि एक इंटरमीडिएट चीज लेंगे, क्योंकि हम प्रारंभ वाली लास्ट वाली नहीं लेंगे, वो तो फिक्स हो जाएगी। एक बीच वाला लिया जाता है, किसी टाइम टी की बात करते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम टाइम टी जीरो करेंगे तो वहाँ करंट ही जीरो हो जाएगी, चार्ज मैक्सिमम रहेगा। तो ऐसा लें कि चार्ज भी कुछ हो, करंट भी कुछ हो, तो एक इंटरमीडिएट पोजीशन लिया जाएगा ना किसी टाइम टी पर। तो चार्ज जो है कुछ घटा रहेगा पहले तो, तब ये मान लीजिए पहले क्या था, चार्ज जो मैक्सिमम था यहाँ पे, और टाइम टी जीरो था तो आई करंट भी जीरो था, चार्ज क्यू जो था वो मैक्सिमम था। लेकिन किसी इंटरमीडियम टाइम टी पर किसी समय बात करें तो अब करंट जो है अब बहना शुरू हो गई, तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि जो चार्ज है वो घटना शुरू हो गया, अब करंट जो है बढ़ना शुरू हो गया। चार्ज
ठीक है। किसी टाइम t पर, किसी समय t पर, एट टाइम t पर, है ना। क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे ही इसको जोड़ते हैं वो क्या करता है, घटना शुरू होता है। अब यहाँ पे लगा दो किरचॉफ्स का नियम। देखिए करंट कैसे निकाला जाता है, करंट I बराबर होता है dq अपॉन dt, ऐसा होता है ना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लगा देते हैं किरचॉफ का ना, ये वाला सर्किल ले लेते हैं इधर से इधर, यानी ये माइनस प्लेट से प्लस की ओर जाएंगे। और शुरुआत में क्या होता है कि जब करंट इस डायरेक्शन में बह रही है तो ये अपोज करता है, यहाँ पे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा जो इस करंट का क्या हो, अपोज करेगा। यानी इसकी विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन इधर होगी, इसकी इधर होगी। अब हम क्लोज लूप में लगाते हैं तो किरचॉफ के दूसरे नियम से ना लिखेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो दूसरा नियम लगाई क्या होता है कि जो पोटेंशियल होता है, कुल विद्युत विभवांतर का योग क्या होता है, 0। एक बंद क्लोज लूप के अंतर्गत सारे विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे नियम क्या है, यहाँ पे हम इस डायरेक्शन मतलब माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे Q/C को ही V कहते हैं, तो प्लस होगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस प्लेट से हम लोग प्लस प्लेट की ओर जाते थे, नियम है कि उसको प्लस लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या, हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ का जो विभवांतर होता है वो -L/dI/dt होता है, आप जानते हो। तो ऑलरेडी माइनस होता है तो हम माइनस से ले लेंगे, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर आ रहा है, तो L/dI/dt, ठीक, और इक्वल टू 0। तो यहाँ से Q/C है, या प्लस तो हटा दीजिए, C है। अब इधर आएंगे तो ये हो जाएगा L/dI/dt। नहीं, इधर लेने की ज़रूरत नहीं है अभी, है अभी dI/dt का मान रख देना जरूरी है ना, हमें तो वो बनाना है। अब देखिए यहाँ पे I की वैल्यू होती है dQ/dt, चूंकि जब यहाँ रखेंगे तो चूंकि चार्ज घट रहा है, देखिए चार्ज घट रहा, करंट बढ़ रही है, तो जो I की वैल्यू रखेंगे वो -dQ के साथ। ये माइनस प्लस क्यों लगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, चार्ज घट रहा है तभी करंट बढ़ रही है। ये माइनस से बता रहा है कि एक चीज घट रहा है, एक चीज बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो चार्ज घट रहा है तो हम माइनस लगा देंगे। अब चूंकि यहाँ पे d/dt तो है ही है यहाँ पे, और यहाँ पे रख देंगे क्या, -dQ/, करंट की जगह क्या रख देंगे, dt = 0। इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये डबल डिफरेंशियल होगा d2Q/dt² = 0। अब क्या करिए, यहाँ पे अब अलग कर लीजिए। कहने का मतलब है ये कि d2Q/dt² प्लस, अब इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा Q/LC = 0। L से सब और भाग दे दीजिए, कहने का मतलब दोनों तरफ, तो A हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके आगे चलते हैं। चलिए, तो हमारा आया क्या, हमारा आया d2Q/dt² प्लस Q/LC = 0,
ठीक है, तो हम एक द्विघात समीकरण वो कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर का ये समीकरण है, अवकल समीकरण जिसको कहते हैं। ये जो समीकरण है ये बता रहा है सरल आवर्त गति का समीकरण, यानी कि जब इसका जनरल सॉल्यूशन अगर देखा जाए, इसका हल देखा जाए, जनरल हल क्या होता है, सामान्य हल, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होगा Q/Q0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और ये जो है इनिशियल फेज है, जहाँ फाई क्या है, प्रारंभिक कला है, प्रारंभिक कला। अब ये आपने देखा था कि जो d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सरल और गति का समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको कहा जाता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को प्रदर्शित करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी था, देखिए। और इसका जनरल सॉल्यूशन जो सामान्य सॉल्यूशन था वो ये होता था x0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो इसी के आधार पर हमने इसको लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर तुलना किया जाए तो यहाँ पे यक्स की जगह पे क्या है, जो वेरिएबल है वो क्यू है ना, तो बाकी 1/LC ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 1/LC। अगर देखा जाए तो, अगर देखा जाए यहाँ पे इसका तो जनरल सॉल्यूशन था, और यहाँ पे अगर हम इससे तुलना करें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1/LC, यानी ओमेगा बराबर होगा 1/√LC। ठीक है। अब हम इसको अगर हम हल करेंगे तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन ये निकल के आता है, जबकि इसको एडवांस क्लास में पढ़ाया जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कंडीशन लगा करके सॉल्व की जाती है, तो ये आता है। ठीक, यहाँ पे ये जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन जिसको कहते हैं, अधिकतम विस्थापन। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम चार्ज है, अधिकतम आवेश है ना, आवेश है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ये निकल के, अब अगर हम इसमें कंडीशन लगा करके Q0 की अगर वैल्यू निकालें, फाई निकालें, फिर Q0 निकालें, देखें तो एक सॉल्यूशन ये लगाएंगे कि एट टाइम t बराबर 0 पे, मतलब अगर t बराबर 0 पर Q बराबर Q0 होगा, मतलब शुरू में चार्ज क्या था, मैक्सिमम था ना, जब टाइम t बराबर 0 था। तब t बराबर 0 मतलब यहाँ में t के मान 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन फाई बचेगा, और Q0 की जगह Q की जगह Q0 यहाँ हो जाएगा साइन फाई, मतलब 1, यानी कि फाई की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, Q का Q0 साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब इसको क्या लिख सकते हैं, Q बराबर Q0 साइन 90 प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा। ये समीकरण क्या बता रहा है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का समीकरण है, सरल और गति का, है ना, जिसमें पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कंपन करते हैं, यानी दोलन करते हैं। तो ये बता रहा है कि चार्ज का भी इसमें क्या हो रहा है, दोलन हो रहा है। ठीक है, चार्ज का क्या हो रहा है, यहाँ पे दोलन हो रहा है। तो सामान्य हल इसका जो है, सामान्य सॉल्यूशन इसको बोला जाता है, जनरल सॉल्यूशन। जैसे इसका ये होता है तो उसी आधार पे इसका ये होता है। ठीक है, तो ये निकल के आया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा दें इसको। ठीक है, आपने तो स्क्रीनशॉट इस सबका भी ले लिया होगा। आगे अब चलते हैं, मिटा देते हैं। चलिए, तो निकल के क्या आया कि Q बराबर Q0 साइन कॉस ओमेगा टी, ये कब होगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे निकल के आई 1/LC, जब टाइम t 0 था और Q था Q0।
है ना, ऐट लगा सकते हैं कि ऐट, तो ये निकल के आया। ठीक, अब हम इसका करंट का अगर क्वेश्चन निकालें तो अभी हमने देखा था कि करंट बराबर आया था माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। तो Q की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, माइनस डी है अपॉन डी टी। क्यू की जगह क्या है, माइनस क्यू, सॉरी माइनस पहले से था, तो क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो आई बराबर हो जाएगा, इसका माइनस साइन ओमेगा टी होता है, क्यू नॉट बाहर हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट कास का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस चीज़ का तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें हम भी कंडीशन लगा देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बता रहा कि करंट भी दोलन करती है। अब देखिए इसको हमने ओमेगा नॉट क्यों लिख दिया, मतलब कि चूंकि दोनों वो संधारित्र के भीतर विद्युत क्षेत्र में जो चुंबकीय विद्युत स्थिति ऊर्जा थी वही तो बदल रही थी चुंबकीय स्थिति ऊर्जा में, तो दोनों का मान तो इक्वल होगा। तो वो कंडीशन अगर लगाएं प्लस क्यू नॉट स्क्वायर टू सी और हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ये दोनों बराबर होगा, हाफ से हाफ कट गया यहाँ पे। ठीक, अब हमें आई नॉट की बात करना है, तो आई नॉट को दिखाना है ना कि ओमेगा क्यू नॉट होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर है एल क्यू नॉट स्क्वायर प्लस लीजिए या वो लीजिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा एल सी। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए तो हो जाएगा क्यू नॉट अंडर रूट एल सी। वन अपन अंडर रूट एल सी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, तो इसलिए क्यू नॉट ओमेगा को आई नॉट लिखा जाता है, तो इसलिए ये समीकरण आ गया। और ये तो देखिए ये दोनों समीकरण सिंपल हार्मोनिक मोशन के होते हैं, जैसे हमने मैकेनिकल में यांत्रिक में पढ़ा था सरल आवर्त गति में पार्टिकल का। तो उसी तरह से ये करंट आवेश के दोलन को बता रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और यहाँ पे करंट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं जो है वक्री। बशर्ते इन दोनों में कलांतर 90 डिग्री का होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, है ना। तो इसका ग्राफ भी दिखा सकते हैं आप लोग खींच करके। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कौन ये भी प्रूफ करेंगे टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। अब जैसे ग्राफ में देखा जाए इनके टाइम के साथ ये भी, टाइम के साथ ये भी, यहाँ पे Q का रख लीजिए और यहाँ पे करंट का रख लीजिए। दोनों में कितने का अंतर है, 90 डिग्री का अंतर है, यानी कि देखा जाए कि वहाँ पे T जब ज़ीरो होगा तो करंट ज़ीरो होगी, लेकिन ये मैक्सिमम होगा। भाई दोनों के फार्मूले क्या है, Q बराबर क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी है, और यहाँ से I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर T ज़ीरो रखें तो कॉस ज़ीरो का मान एक होगा, Q मैक्सिमम होगा यहाँ, और उस वक्त करंट क्या होगी ज़ीरो। ठीक, तो इसमें इतने का अंतर होता है। तो ये यहाँ से शुरू होता है, ये मैक्सिमम, फिर ऐसे ऐसे। ठीक, यहाँ T/4 होता है, फिर यहाँ पे T हाफ हो जाएगा, फिर 3T/4, यहाँ पे
यहाँ पे जाके कंपन पूरा होगा टी इसका, है ना। इस तरह से बढ़ता जाएगा जो भी टाइम आएंगे। तो यहाँ 5t/4 होगा ऐसे। लेकिन इसमें क्या है कि जब ये मैक्सिमम था तो ये करंट यहाँ पे 0 थी, ठीक है। अगर इसकी बात करें, है ना, ये 3 पोजीशन पे करंट को मैक्सिमम दिखाना है और यहाँ पे मिनिमम दिखाना है। तो देखिए करंट यहाँ से आएगी, यहाँ पे ये मिनिमम है लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम आकर के यहाँ मिनिमम हो जाएगी। फिर ये यहाँ बीच में ये मैक्सिमम हो जाएगी लेकिन यहाँ पे जाके फिर मिनिमम हो जाएगी। देखिए मैक्सिमम, फिर जहाँ पे ये मिनिमम है यहाँ पे आकर के ये मैक्सिमम। है ना, यहाँ पे ये मिनिमम, यहाँ पे भी 5t/4, यहाँ पे t, यहाँ पे 3t/4, है ना, t½ t/4, इस तरह से ये होगा Q0 cos ωt और इसका होगा I = I0 sin ωt। याद रखना कि I0 बराबर होता है Q0 ओमेगा। यहाँ पे मैक्सिमम था तो ये देखिए मिनिमम, यहाँ पे देखिए ये मिनिमम मैक्सिमम थी, ये मिनिमम। यहाँ पे ये 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ऐसे चलता जाएगा सिलसिला, ठीक। लेकिन ये आइडियली केस है, आइडियली केस है। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए व्यवहार में तो वो ऊर्जा का क्षय होता ही है। व्यवहार में देखा जाए ये इसको अगर T है यहाँ पे और Q है तो प्रैक्टिकली जो है दोलन ऐसे होंगे, धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे Q0 की वैल्यू होगी, यहाँ पे इस जगह पे I0 मैक्सिमम शिखर वैल्यू जिसको कहते हैं। चलिए एक आखिरी चीज़ इसमें देख लेते हैं, फिर चलते हैं समांतर अनुनादी परिपथ पे। फिर वो हालांकि हमको उस दिन जो है श्रेणी अनुनादी परिपथ में हमने लिख दिया था ना कि करंट दोलन करती है, चार्ज भी दोलन करते हैं, ऊर्जा या आवेश का दोलन होता है ना, किसमें बदलती है। तो हमने वहाँ लिखवाया था, वही चीज़ आप समझाए और उसके बारे में कुछ लिखवाए। हालांकि हम जो विद्युत अनुनाद जो होता है वो 2 तरह का होता है, श्रेणी अनुनाद, समांतर अनुनाद। श्रेणी अनुनाद सिलेबस में पढ़ना, समांतर अनुनाद तो दूसरा था, इसके बाद अभी देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग शार्पनेस पढ़ेंगे अनुनाद का और क्वालिटी फैक्टर पढ़ेंगे और बैंड चौड़ाई क्या होती है थोड़ा सा जानेंगे, ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब एक सवाल ये है कि प्रूफ करिए कि कुल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है। मतलब एलसी परिपथ का जो मुक्त दोलन के लिए क्वेश्चन है कि एलसी परिपथ के लिए के मुक्त दोलन के लिए एलसी परिपथ के मुक्त दोलन के लिए सिद्ध कीजिए कि कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। सिद्ध कीजिए कि कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। कुल ऊर्जा का मान क्या होता है, नियत रहता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो विद्युत स्थिति चुंबकीय क्षेत्र में होती है वो क्या होती है, हाँ कुल ऊर्जा की बात कर रहे हैं।
तो हम किसी टाइम की भी इंटरमीडिएट एनर्जी ये होती है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट cos स्क्वायर ओमेगा टी अपान 2c, और ये जो होती है हाफ एल आई स्क्वायर। अभी हम कुल ऊर्जा इन दोनों का योग होता है, तो ये होता है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, इसका योग होता है कुल ऊर्जा। ई बराबर होता है ई सी प्लस ई एल, और यही हमने यहाँ पे लिखा है 1/2 C क्यू स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आई नॉट या किसी चीज़ को बदलिए यहाँ पे, है ना। तो क्या करना है, आई नॉट स्क्वायर को बदल देते हैं, बाकी तो अब जानते हैं। सी है क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ आई नॉट का मान क्या होता है, ओमेगा क्यू नॉट ओमेगा तो स्क्वायर है, तो इसलिए क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, ये चीज हो गया। और यहाँ पे अब ओमेगा स्क्वायर को भी हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2c है क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ एल क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, तो उसका होता ओमेगा 1/√LC, तो ये हो जाएगा 1/LC साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही ना। ओमेगा स्क्वायर का मान हाफ LC हो जाएगा, तो यहाँ से एल कट जाएगा। अब देखिए कुछ चीज़ें कॉमन हो गई। कॉमन क्या हो गई, क्यू नॉट स्क्वायर 2c कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका मान 1 होता है। तो कुल ऊर्जा ई निकल के क्या आई, क्यू नॉट स्क्वायर अपान 2, यही है जो कि नियत। कुल ऊर्जा यही होती है ना, या ये हो या इसी के बराबर हाफ एल आई नॉट स्क्वायर ही। तो कुल ऊर्जा का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि नियत होता है। ठीक है, अब हम लोग शार्ट में चलते हैं, थोड़ा सा है तो नहीं लेकिन देख लेते हैं। समांतर अनुनादी परिपथ, ठीक है, समांतर अनुनादी परिपथ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग चलते हैं समांतर अनुनादी परिपथ की तरफ। चलिए ठीक, तो देख लेते हैं शार्ट में समांतर अनुनादी परिपथ। इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध जो होता है वो L और C के साथ श्रेणी क्रम होता है। मतलब L और C क्या होते हैं, पैरेलल होता है। यदि कुंडली तथा संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों, यदि कुंडली तथा संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों, यदि कुंडली तथा संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों और प्रतिरोध इनके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, तथा प्रतिरोध इनके साथ किस में जुड़ा हो, श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, तो परिपथ समांतर अनुनादी परिपथ कहलाता है। समांतर अनुनादी
परिपथ कहलाता है। हालांकि ये सिलेबस में है नहीं, ये थोड़ा जटिल है समझाना। हमने क्या किया है कि उसको जो है उसका निष्कर्ष निकाले हैं कि इसमें क्या होता है। समांतर अनुनादी LCR परिपथ कहलाता है। यहाँ लिख ले, समांतर अनुनादी LCR परिपथ कहलाता है। तो आपको सारी चीज़ें डायरेक्ट मिलेंगी तो कहेंगे ये कैसे हो रहा है, लेकिन वो प्रूफ किया गया कैसा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अनुनाद की स्थिति में धारा का मान मिनिमम होता है, इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा का मान मैक्सिमम होता है ना। तो इसमें जो है लिखेंगे कि इसमें अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम तथा प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है। प्रतिबाधा का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। और कब होता है, मतलब इसमें क्या करते हैं, धारा का मान हमने शुरू में लिखवाया था ना कि LCR परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम या न्यूनतम होने की घटना को विद्युत अनुनाद कहते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, इम्पीडेंस हाई होता है, करंट मिनिमम होती है ना। तो धारा का मान न्यूनतम होता है, और धारा का मान न्यूनतम होने के लिए प्रतिबाधा का मान अधिकतम होना चाहिए। वही मतलब प्रतिबाधा का मान, सॉरी क्या होता है, उल्टा लिख दिया, धारा का मान न्यूनतम और प्रतिबाधा का मान अधिकतम होता है। जब धारा न्यूनतम होने के लिए प्रतिबाधा अधिकतम होना ही चाहिए। तो इसमें भी वही केस होता है, XL बराबर XC है ना। तो उसको प्रूफ किया गया अलग ढंग से, हालांकि थोड़ा लंबा है, सिलेबस में नहीं है, ये भी तो सिलेबस में नहीं है तो बताना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा इसका केवल सारांश देते हैं। इसके लिए परिपथ की जो स्वाभाविक तो लिखेंगे अनुनाद की स्थिति में परिपथ की स्वाभाविक जो आवृत्ति होती है, स्वाभाविक आवृत्ति कह लीजिए कि अनुनादी आवृत्ति, वही अनुनादी आवृत्ति जो अब यहाँ F0 जो होती है, मतलब अनुनाद की स्थिति में यहाँ पर भी ये चीज़ आएगा XL बराबर XC, लेकिन दूसरे ढंग से है ना, नहीं कि ये बराबर कर दें। यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान मिनिमम होता है। देखिए एक यहाँ कॉमन चीज़ ये है कि रेजिस्टेंस भी मिनिमम होने के बाद भी धारा मिनिमम होती है ना। थोड़ा सा अजीब चीज़ है, तो है ऐसा है ना, थोड़ा सा उसको बताना होता तो ज़्यादा माइंड में बैठता। लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे देखिए ये भी कंडीशन होती है कि रेजिस्टेंस लगभग नगण्य होता फिर भी धारा नगण्य होती है इसमें, है ना। रेजिस्टेंस के तो जो स्वाभाविक आवृत्ति जो होनी चाहिए अनुनाद की आवृत्ति, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति या अनुनादी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, ये होती है √1/LC R²/L², ये होती है। ठीक है, ये होती है। हाँ, परिपथ बनाना है तो यहाँ पे जैसे कि ये अगर ये है तो इसके साथ ये श्रेणी क्रम में है, और इन दोनों के साथ कोई भी जो है समांतर में ये रेजिस्टेंस, सॉरी ये चाहे तो ऐसे लगा करके ये रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। ठीक, C है LR। अब इसमें क्या है, इसके लिए देखो क्या होता है कि Z मैक्सिमम तथा धारा
आई मिनिमम होने के लिए ऐसी कंडीशन में बनती है कि आर जो है लगभग नगण्य होता है ना, आर लगभग नगण्य होता है, मतलब आर ये होता है। जब आर का मान 0 होती है खत्म हो जाता है, फ्रीक्वेंसी लगभग वही आती है, स्वाभाविक आवृत्ति या अनुनादी आवृत्ति। ठीक, तो अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए। महत्वपूर्ण चीज की तरफ हम लोग आज बढ़ेंगे। अनुनाद की तीक्ष्णता, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, और गुणता कारक का अलग अलग टाइप का फार्मूला देखेंगे। फिर एक वीडियो आगे बनाएंगे लॉस्ट वाली, जिसपे उसके टाइप के कुछ सवाल होंगे, 10-12 सवाल होंगे। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा। 8वां चैप्टर छोटा सा है, 2 लेक्चर का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 2 लेक्चर बनेंगे न्यूमेरिकल लेकर के, तो उसे भी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट हुए। हालांकि जनरेशन तो सिलेबस में नहीं है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं और इसमें कुछ और रिजल्ट निकालते हैं। कलांतर यहाँ पर भी 0 होता है, यानी यहाँ पे भी धारा जो है प्रतिरोध एक ही कला में होते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पे जो जेड मैक्स जो होता है, जेड मैक्सिमम जो होता है वो होता है L/C और R के बराबर होता है। अब जाहिर सी बात है आई जो मिनिमम होगी वो E0/जेड मैक्स होगा। यहाँ E0 भी हो सकता है, ERMS भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं सवाल में ना। तो जाहिर सी बात है कि आई मिनिमम निकालना है, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो E0 और जेड मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, LCR, यानी E0CR/L, है ना। और एक चीज है कि यहाँ पे दोनों के बीच जो कलांतर है वो क्या होता है, 0, यानी कि ये भी निकाला गया, कैलकुलेट किया गया है कि विभव तथा धारा के बीच कलांतर 0 होता है, यानी कि विभव तथा धारा के बीच कलांतर 0 होता है। तो यहाँ से भी शक्ति गुणांक का मान 1 हो जाएगा, पी एवरेज का मान जो है वो IRMS और ERMS हो जाएगा। ठीक, ये सारे रिजल्ट हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहने का मतलब है इसमें ये चीज़ें हमने डायरेक्ट लिखी है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे समांतर जो डिटेल में है वो एक्चुअली यही सब रिजल्ट आएगा। तो जिसे हमें पढ़ना नहीं, हालांकि ये था ही नहीं, हमने तो इतना केवल बता दिया ऊपर से फार्मूले टाइप में, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल पड़ रहा है, हायर क्लास में मिलेगा, तो इसीलिए इसको नहीं लिया गया। तो फिर भी हमने इसको बताया है ऊपर से। इस जो समांतर अनुनादी परिपथ है एक रिजेक्टर सर्किट की तरह व्यवहार करता है। रिजेक्टर मतलब अस्वीकारी परिपथ, उसको स्वीकारी परिपथ कहा जाता था, इसे अस्वीकारी परिपथ कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि किसी विशेष करंट को मतलब रोक देता है ना। अनुनादी ये क्या करता है कि अनुनादी आवृत्ति, अनुनाद की कंडीशन में अनुनादी आवृत्ति के संगत को के जो संगत जो करंट होती है उसे आने नहीं देता, फिल्टर कर देता है। इसे फिल्टर परिपथ भी कहा जाता है, मतलब अनुनादी आवृत्ति के संगत जो भी करंट होती है उसे रोक देता है, नहीं मिनिमम कर देता, इम्पीडेंस बढ़ा करके करंट को क्या कर देता है, मिनिमम कर देता है, यानी कि किसी विशेष करंट को इसके द्वारा रोका जा सकता है। तो इसीलिए अस्वीकारी मतलब ये स्वीकार नहीं करता है ना। तो लिखेंगे कि समांतर अनुनादी परिपथ, कभी कभी आता है, इसको हेडिंग में ये है, लिखेंगे कि समांतर अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ, समांतर अनुनादी परिपथ अनुनादी आवृत्ति के संगत, अनुनादी
आवृत्ति के संगत प्रत्यावर्ती धारा को, अनुनादी आवृत्ति के संगत प्रत्यावर्ती धारा को परिपथ में प्रवाहित होने नहीं देता, परिपथ में प्रवाहित होने नहीं देता, परिपथ में प्रवाहित होने नहीं देता। समांतर अनुनादी परिपथ अनुनादी आवृत्ति की संगत प्रत्यावर्ती धारा को परिपथ में प्रवाहित होने नहीं देता, मिनिमम कर देता। अतः समांतर अनुनादी परिपथ द्वारा विभिन्न आवृत्तियों की धाराओं में से किसी विशेष आवृत्ति के धारा को रोका जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है, अर्थात यह फिल्टर परिपथ का कार्य करता है, अर्थात ये फिल्टर परिपथ का कार्य करता है। मतलब फिल्टर का मतलब जिसको रोकना है उसे रोक देगा, है ना। फिल्टर परिपथ का कार्य करता है। अतः समांतर अनुनादी परिपथ को क्या कहा जाता है? अस्वीकारी परिपथ कहते हैं। अस्वीकारी परिपथ मतलब रिजेक्टर सर्किट कहते हैं, उसे एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। इसका उपयोग रेडियो प्रेसी में किया जाता है, ट्रांसमीटर में इसका उपयोग रेडियो प्रेसी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रेडियो प्रेसी में किया जाता है, जहाँ से चैनल प्रोग्राम ट्रांसमिट होते हैं। तो जिस प्रोग्राम को रोकना होता है उसे वहाँ पे रोक दिया जाता है, उसके संगत करंट का मान मिनिमम कर दिया जाता है उसके अनुनादी आवृत्ति के, और उसके संगत करंट का मान मिनिमम रहता है। वो उस आवृत्ति के संगत प्रोग्राम जो है फिल्टर हो जाता है, वो नहीं आता है। ठीक है, तो रेडियो ट्रांसमीटर जो होता है वहीं से तो ट्रांसमिट होते हैं, सारी जो वेव चलती हैं प्रोग्राम की वहीं से चलती हैं। तो जिस प्रोग्राम की को हमें रोकना होता है तो उसके संगत जो अनुनाद आवृत्ति होती है, विभिन्न आवृत्तियों की धाराओं में से किसी विशेष आवृत्ति की धारा को, तो किसी विशेष आवृत्ति की धारा को यानी इस प्रोग्राम को रोकना होता है, तो वहाँ पे ये लगा देते हैं और लगा करके उस आवृत्ति से उसको मैच कराते हैं। तो उस अनुनाद पे क्या होता है, उस अनुनादी आवृत्ति पे क्या होता है, धारा मिनिमम हो जाती है, इसलिए वो प्रोग्राम फिल्टर हो जाता है, एक तरह से कट जाता है, सुनाई नहीं देता, आएगा भी तो यहाँ पे सुनाई नहीं देता। ठीक है, क्योंकि उसके संगत मैक्सिमम करंट जीरो होगी, मतलब उसका विभवांतर जीरो होगा, वो किसी रेडियो चैनल में एंटीना में इंड्यूस ही नहीं होगा, मतलब वहीं कट जाएगा। ठीक, चलिए तो ये था। अब चलते हैं हम लोग, हेडिंग रहेगी अनुनाद की तीक्ष्णता। कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र इसमें बताया जाएगा, अनुनाद की तीक्ष्णता। ठीक है ना, हम लोग ग्राफ देखेंगे इसमें, करंट और धारा जो होगी उसमें और आवृत्ति में, है ना।
धारा की तीक्ष्णता, कोई अनुनाद की तीक्ष्णता देखी जाती। सारा खेल करंट रेजिस्टेंस का है, पावर का है ना। पावर्स, सारा खेल क्या है, पावर का है। करंट की प्रबलता जितनी अधिक, पावर उतनी अधिक, वो प्रोग्राम इतना अच्छे से सुनाई देगा, उसकी क्वालिटी अधिक। तो इसमें देखा जाता है कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा, तीक्ष्णता उतनी ही अधिक होगी, क्वालिटी उतनी अच्छी, क्योंकि करंट उसके साथ जितनी मैक्सिमम होगी, पावर भी मैक्सिमम होगा और प्रोग्राम अच्छे से सुनाई देगा। कहने का मतलब है कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज की जा सकती है एल और सी के बदलने से। यहाँ पे सूत्र आया था एफ नॉट, या इसी को किसी किसी किताबों में एफ नॉट मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सबसे अच्छा था, एफ नॉट नहीं एफ आर लिखना, आर मतलब रेजोनेंस, तो हम लिखते आए हैं एफ नॉट, तो एफ नॉट ही रहेगा। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी डिपेंड देखे एल और सी को चेंज करने से बदली जा सकती है। इस फ्रीक्वेंसी पे आर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इस पे, है ना, बाय वैल्यू ऑफ आर रेजिस्टेंस का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आर जो होता है वो मैक्सिमम जो करंट होती है इसको अफेक्ट कर देता है। अगर आर को हम बढ़ा दें तो करंट ही मैक्सिमम नहीं होने देगा, पावर मैक्सिमम नहीं होगा, तो प्रोग्राम की क्वालिटी जो है जो सुनाई नहीं देगा, उसके प्रति पावर लो होगा, लाउडनेस कम हो जाएगा तो सुनाई नहीं। तो उसका आर मिनिमम रखा जाता है। अगर हमको उसकी शार्पनेस बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है, यानी कि अगर अच्छी ट्यूनिंग देना है तो हमें शार्प रेजोनेंस होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। अभी आगे आएगा हम लोग बात करेंगे कि उसका बैंडविड्थ कम होना चाहिए, है ना। बैंड चौड़ाई जो होता है वो फ्रीक्वेंसियों का डिफरेंस होता है, तो वो कम होना चाहिए। तो चलिए, हेडिंग है हमारी अनुनाद की तीक्ष्णता। क्या है? अनुनाद की तीक्ष्णता। तीक्ष्णता अनुनाद की तीक्ष्णता, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इसको हम लोग लिखेंगे शार्पनेस रेजोनेंस ना। तो इसमें बहुत शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस तभी हो सकता है जब उसका रेजिस्टेंस कम हो, बैंड चौड़ाई फ्रीक्वेंसी की कम हो, आर मिनिमम हो, यल जो इंडक्टर होता है वो लार्ज हो, है ना, तब इसकी तीक्ष्णता। अगर हम ग्राफ देखते हैं तो उस ग्राफ से स्पष्ट हो जाएगा। दो ग्राफ अलग बताएंगे हम लोग, या उसी में देख लेते हैं, ठीक है। करंट में और जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हम लोग ग्राफ खींचते हैं, या इसके बीच, और इधर हम लोग देखते हैं करंट, अलग अलग रेजिस्टेंस पे खींचा गया है। तो रेजिस्टेंस का जो मान कम होता था तो इस तरह के ग्राफ आए, जब रेजिस्टेंस आर था, फिर रेजिस्टेंस का मान डबल कर दिया गया तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे आ गया। यानी कि यहाँ पे 2R पे और रेजिस्टेंस और अगर कम कर दिया गया, 4R कर दिया गया, तो और ये फ्लैट हो गया, यानी कि ये 4R पे हो गया। मतलब इसका जो पिकनेस था वो ये बढ़ता गया और कम होता गया, यानी फ्लैट होता गया, है ना। ये चीजें क्या हुई, फ्लैट होती गई।
तो ये आर पे था। तो ये ग्राफ से ये स्पष्ट हुआ, मतलब अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर, अनुनादी आवृत्ति यही मिलेगी, है ना, इसको F0 कहिए या ओमेगा नॉट कहिए। तो देखेंगे कि अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर, ग्राफ से स्पष्ट है कि, यानी ग्राफ से स्पष्ट है कि आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति ये आई नॉट मैक्स हो जाएगा, अनुनादी आवृत्ति F0 के दोनों ओर, आवृत्ति परिवर्तन करने पर, दोनों ओर क्या है, आवृत्ति परिवर्तन करने पर जब आवृत्ति में चेंज कर रहे हैं, यहां से इधर और यहां से इधर, है ना, धारा के मान में कमी, धारा के मान में कमी जितनी तेजी से, मतलब धारा इसके इधर उधर आवृत्ति में अगर कमी कर दे तो धारा का मान अचानक घट जा रहा है। अब देखिए धारा अचानक घट के यहाँ आ गई, यहाँ पे देखिए यहाँ आ गई, है ना, धारा के मान में कमी जितनी तेजी से अथवा अधिक होती है, जितनी तेजी से अथवा अधिक होती है ना। अब देखिए इस ग्राफ में करेंगे, इसके थोड़ा सा आगे पीछे जाएंगे, जैसे इधर जाएंगे करंट का मान अचानक घट जाएगा, है ना, थोड़ा सा देखिए इधर उधर गए तो देखिए अचानक घट गए। तो जितनी तेजी से अथवा अधिक होती है अनुनाद उतना ही तीक्ष्ण कहलाता है, लिखेंगे अनुनाद उतना ही तीक्ष्ण कहलाता है, शार्पनेस कहलाता है, उतना ही क्या कहलाता है, तीक्ष्ण कहलाता है। उपर्युक्त वक्र से स्पष्ट है ना, कहलाता है। जैसे जैसे प्रतिरोध का मान कम होता जाता है ना, स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि जैसे जैसे प्रतिरोध का मान कम होता जाता है, जैसे जैसे प्रतिरोध का मान कम होता जाता है अनुनाद उतना ही तीक्ष्ण होता जाता है। क्या होता जाता है?
अनुनाद उतना ही क्या होता जाता है, तीक्ष्ण होता जाता है। इस प्रकार जो है, अतः अल्प प्रतिरोध वाले परिपथ का एक चीज और हम कहेंगे कि अनुनाद जितना अधिक तीक्ष्ण होगा उसकी क्वालिटी उतनी अधिक होगी, गुणवत्ता कारक उतना अधिक होगा, यानी विशेषता गुणांक उतनी अधिक होगा। यानी कि अल्प प्रतिरोध वाले परिपथ का जो गुणवत्ता कारक होता है वो अधिक होता है, अनुनाद की तीक्ष्णता अधिक होती है। यहाँ लिखेंगे कि अतः अल्प प्रतिरोध वाले परिपथ का जो है अनुनाद क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, शार्प होता है। अभी आगे लिखेंगे भी कि क्वालिटी फैक्टर भी उतना अच्छा होता है। अल्प प्रतिरोध वाले परिपथ का अनुनाद की तीक्ष्णता भी अधिक होती है। ठीक है, अब हम लोग गुणवत्ता कारक किसे कहते हैं। गुणवत्ता कारक होता है कि प्रेरकत्व या धारिता के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को गुणवत्ता कारक कहते हैं। या और भी परिभाषा है, उसमें क्या, अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड चौड़ाई के अनुपात को भी गुणवत्ता कारक कहते हैं। अलग अलग फार्मूले हैं, इसलिए सब बताएंगे ताकि आप सवाल में ये सारे फार्मूले याद रहें। ठीक है, तो अब आता है बात जैसे गुणवत्ता कारक, यानी जिसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर। तो हेडिंग जैसे है गुणवत्ता, हालांकि इस फिगर को हम भी रहने देंगे, इस नीचे की चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दें, है ना। अभी लिखेंगे, अभी हम एक सिंपल लिखेंगे, फिर हम बैंड चौड़ाई की बात करेंगे कि बैंड चौड़ाई क्या होती है। चलिए मिटा देते हैं इसको। पहले गुणवत्ता कारक, इस फिगर, इस परिभाषा, इसके वजह से एक दूसरी डिफिनेशन क्या है, तो हेडिंग रहेगी गुणवत्ता कारक, क्वालिटी फैक्टर या विशेषता गुणांक कहते हैं इसको, यानी क्वालिटी फैक्टर जिसको हम लोग क्यू फैक्टर कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर जो होता है वो हम परिभाषा क्या लिखे हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, यानी कि गुणवत्ता गुणांक क्यू बराबर होता है कि प्रेरकत्व तथा धारिता के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बटे प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। हालांकि परिभाषा लिख लेना, जैसे गुणवत्ता कारक क्यू बराबर होता है प्रेरकत्व अथवा संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बटे प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। ठीक, वही कहेंगे कि प्रेरकत्व व संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बटे प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को गुणवत्ता कारक कहते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। प्रेरकत्व या संधारित्र व प्रेरकत्व अथवा संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, है ना। तो जाहिर सी बात है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्यू बराबर हो जाएगा, देखा जाए तो क्यू बराबर या ऐसा होगा। अभी दो तरह से इसको लिखेंगे, ये इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट एक्सएल बटे आई नॉट आर। तो क्वालिटी फैक्टर का एक फार्मूला ये भी हो गया, एक्सएल बटे आर।
एक चीज और है यहाँ पे, Q बराबर ये भी हो सकता ई सी बटे ई आर, तो इसको लिख सकते हैं आई नॉट एक्स सी बटे आई नॉट आर, तो यानी कि Q बराबर हो जाएगा एक्स सी बटे आर, ये भी होगा। ठीक है ना। तो ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, और भी अभी आगे सूत्र आएंगे। अब क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या होता है, ये भी एक देख लीजिए बारी बारी से। अब देखिए, चलिए हम एक्सएल बराबर देख लेते हैं। तो देखिए क्यू एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल बटे आर, ये हो गया ओमेगा एल बटे आर, ये हो गया। अब ये भी एक फार्मूला हो गया, ये भी याद रखना चाहिए। अब देखो ओमेगा को क्या लिखते हैं, एल बटे आर 1/√LC लिखते हैं कि नहीं। और यल को अगर अंडर रूट के भीतर लाएंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यल है, इसके अंदर लाएंगे तो स्क्वायर होगा, लेकिन एक यल से कट जाएगा, यानी इस तरह से लिखेंगे एल स्क्वायर एल सी, तो एल कट गया, तो क्यू का एक फार्मूला और बन गया क्या, 1/r √L/c। अब देखिए गुड क्वालिटी के लिए, क्वालिटी फैक्टर के लिए अभी लिखा गया था ना कि R की वैल्यू और C की वैल्यू कम होनी चाहिए या लार्ज होना चाहिए, है ना। Q की वैल्यू अभी लास्ट में लिखेंगे, एक फार्मूला ये है। और एक Q बराबर ये भी आता है, Q बराबर यहाँ से लिखे तो XC को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा C टू R, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं। अब ओमेगा की वैल्यू, ये भी एक फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा की वैल्यू रखिए, सी आर है, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगा एल सी। और ये चला जाएगा ऊपर, क्योंकि इसके बटे है बराबर यहाँ लगा है, तो वो चला जाएगा ऊपर। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देता हूँ, फिगर नहीं मिटाऊंगा क्योंकि अभी इसी फिगर से और एक चीज बताना, दूसरा फार्मूला। तो ये सारे दिमाग में रखिएगा, कहीं कोई भी लगा सकते हैं। ठीक, उसका और भी एक तरीका बता रहा हूं ना, चलिए इसको मिटा देता हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा 1/CR है ही है, और ये अंदर ऊपर चला जाएगा LC। ठीक, अब इसको क्या लिखना है कि 1/R रहने दीजिए, C नीचे ले लीजिए, तो LC, ये C² कट गया, ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा ना, तो Q बराबर 1/R, तब भी वही आया L/C। तो ये एक सूत्र कॉमन है, और एक सूत्र है, ये है, कोई भी लगा सकते हैं। ठीक, तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए गुड क्वालिटी के लिए क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, R क्या है, स्मॉल होना चाहिए, और C का मान भी क्या होना चाहिए, स्मॉल, है ना भाई। R और C छोटे होंगे तो Q ज्यादा, L बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी क्वालिटी उसकी अच्छी होगी। क्वालिटी मतलब बहुत क्लीन होगा। ठीक, इसको मिटा दें, फिगर रहने देते हैं। और भी इसके फार्मूले जो हैं फ्रीक्वेंसी बैंड के रूप में, बैंड चौड़ाई के रूप में, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग बैंड चौड़ाई कहते हैं। जैसे कि अब मान लेते हैं यहाँ पे इसको ओमेगा F1 F2 भी कह सकते हैं, जैसे हमने इसको ओमेगा 1 कह लिया, ओमेगा 2। चलिए इसको मिटा देते हैं।
आई नॉट के रूप में या आई के रूप में खींचिए, आई नॉट। इसको RF1 भी कह सकते हैं, इसको RF2 भी कह सकते हैं। तो ये वाली चीज़ जो होती है ये एक तरह से ये बैंड चौड़ाई कहलाती है। इसे हमने यहाँ पे खींचा और यहाँ से ये लाइन जो है, हालांकि ये तो ग्राफ आकर के ऐसे था, हमने ये लाइन खींचा ऐसे, तो ये बैंड चौड़ाई है। इसी को डेल ओमेगा कहा जाता है ना, बैंड चौड़ाई। इसी को बैंड विड्थ कहा जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा जो है, मतलब है कि ये इसके शार्पनेस, ये वाले ग्राफ से ये लिया ये वाली और ये वाला, मतलब है कि इसके अंदर देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर भी बता रहे क्या होता है ये, तो ये ω2 ω1 हुआ, ठीक है। इसी को बैंड चौड़ाई कहा जाता है या बैंड विड्थ कहा जाता है। विड्थ माने चौड़ाई, है ना। अब है ये कहने का मतलब होता है कि बैंड विड्थ रखा जाता है कि प्रोग्राम के अंदर जो होते हैं वो बैंड विड्थ रखा जाता है। चौड़ाई मतलब है कि जैसे कि देखिए कि इसके अंदर जैसे कि जो भी प्रोग्राम बनाए गए होते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसियों में डिफरेंस रखा जाता है। क्या रखा जाता है? डिफरेंस, है ना। जैसे कि इसके अंदर जो होता है एक प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी रहेगी यहाँ से यहाँ तक। ऐसा नहीं है कि दो प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसियाँ इसके अंदर लाई करेंगी, नहीं। हालांकि इस पे रेजोनेंस की कंडीशन है, इस पे एक प्रोग्राम सुनाई देगा क्योंकि उसके संगत करंट का मान मैक्सिमम होता है। करंट का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। लेकिन इसके अंदर और भी फ्रीक्वेंसियां होती हैं, लेकिन जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो इन फ्रीक्वेंसियों पे नहीं बनाए जाते। अगर बनाए जाते, कोई प्रोग्राम बना दिया जाता यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी पे, इस पे या इस पे, तो क्या करता कि उसके भी प्रोग्राम सुनाई देने लगते। इसीलिए जितने भी प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसियां अलाउ नहीं होती हैं, यानी बैंड विड्थ के अंदर कि जो भी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है या जो भी यहाँ की फ्रीक्वेंसी होती, उस फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रोग्राम अलाउ नहीं किया जाता। हाँ, जो भी बनाए जाएंगे इससे या तो कम या इससे अधिक बनाए जाएंगे। तो इसीलिए जो भी प्रोग्राम होता है उनके फ्रीक्वेंसियों में एक डिफरेंस, बैंड गैप, बैंड चौड़ाई रखी जाती है ना। इसकी इतनी चौड़ाई है, ये जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस वाली है इसकी इतनी चौड़ाई होती है। एक प्रोग्राम की जो फ्रीक्वेंसी की जो गैपिंग होती है वो बैंड विड्थ होती है। इसके अंदर किसी दूसरे प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी लाई नहीं करेगी, अगर करेगी तो वो भी सुनाई देगी। थोड़ा बहुत उसके लिए भी करंट क्या हो जाएगी, जैसे इसके अंदर आएगी करंट मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जो हमने यहाँ से लिया है ये, तो इस केस पे करंट जो होती है यहाँ पे वो I0 मैक्स का क्या कहते हैं, ये I0 मैक्स का √2 होती है। यानी कि I मैक्स और I मैक्स √2 के करंट के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बैंड चौड़ाई कहलाती है। इसके बीच के फ्रीक्वेंसीज पे कोई प्रोग्राम अलाउ नहीं किया जाता है ना। इस फ्रीक्वेंसी पे अगर कोई प्रोग्राम सुनाई देता है तो यहाँ वाली यहाँ तक के सारे फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम सुनाई देते हैं, लेकिन इन फ्रीक्वेंसी से पे कोई प्रोग्राम अलाउ ही नहीं किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ की फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रोग्राम नहीं होता है, तो जिस पे ये रेजोनेंस पे हाई करंट होती है उसी पे एक प्रोग्राम मिलता है, तो इसलिए वही सुनाई देता है। तो उस प्रोग्राम के अगल बगल की फ्रीक्वेंसियों का जो गैप होता है वो बैंड चौड़ाई कहा जाता है। उसके अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसियां होती हैं उनमें कोई प्रोग्राम अलाउ नहीं होता। उसके किसी एक फ्रीक्वेंसी पे, मिड पॉइंट जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक प्रोग्राम अलाउ है ना,
उसी पे करंट मैक्सिमम होती है और वो प्रोग्राम सुनाई देता है। पावर भी उसके लिए क्या होता है, उस पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे पावर मैक्सिमम पी मैक्स का हाफ होता है, यहाँ पे पी मैक्स होता है, पावर मैक्सिमम तो पी मैक्स है ना। अगर हम करंट आई जीरो मैक्स करते हैं तो पावर भी मैक्स होगा। यहाँ पे करंट आई नॉट मैक्स अंडर रूट 2 करेंगे ना तो ठीक पावर हाफ आएगी। उस पावर वाले सूत्र में अगर ये रखेंगे तो वहाँ पे करंट पावर क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा और आधा मिलेगा। मैक्सिमम पावर और हाफ पावर के बीच के फ्रीक्वेंसीज में केवल एक ही फ्रीक्वेंसी होगी, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, जिस पे एक प्रोग्राम होता है। बाकी के फ्रीक्वेंसियों पे कोई प्रोग्राम नहीं होता। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसके अगल बगल वहां से दूसरी फ्रीक्वेंसी अलाउ की जाती है जहां तक इसका रेंज होता है। जहां तक रेंज मतलब होता है कि इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इधर और इधर कितनी दूरी पर ये प्रभावी हो सकते हैं करंट, तो वो वाला जो है इसकी बैंड विड्थ कहलाती है, यानी कि उस फ्रीक्वेंसी की बैंड चौड़ाई कहती है। अगर कोई प्रोग्राम इनके बीच की फ्रीक्वेंसी का बना दिया गया तो वो भी इसमें सुनाई देने लगता है। तो हर प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसियों का अपना एक रेंज होता है, उस रेंज के बाद ही दूसरे फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रोग्राम बनाया जाता है। अगर ऐसा होता तो सारे प्रोग्राम घालमेल हो जाते, कुछ इसका सुनाई देता कुछ उसका सुनाई देता, इसीलिए हम लोग क्लियर प्रोग्राम नहीं। इस फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रोग्राम होता, देखते कि उस पर भी करंट मैक्सिमम होती यहाँ तक, तो ये भी सुन रहे हैं ये भी सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए हर प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी में गैपिंग रखी जाती है ना, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ से दूसरा, तो उसी गैपिंग को बैंड चौड़ाई कहा जाता है। ठीक, और वो जो करंट के फॉर्म में देखेंगे तो आई नॉट मैक्स अंडर 2 के बीच का गैपिंग की फ्रीक्वेंसी, या पावर मैक्स और पावर मैक्स हाफ के अंदर का गैप। इस सूत्र में अगर ये वाली करंट देखेंगे देखेंगे पावर आधा होता है। ठीक है ना, करके देख भी सकते हैं कि पावर हाफ हो जाता है, करके देख भी सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, P मैक्स होता है तो हम लिखेंगे IRMS का स्क्वायर R, और IRMS होता है I नॉट अंडर 2 मैक्स का होल स्क्वायर होता है इंटू R होता है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, I स्क्वायर मैक्स बटे 2R। और जो ये वाली पावर हाफ कैसे होती है, यहाँ का अगर हम P लिखेंगे तो P बराबर क्या होती है, पूरे ये वाली जो P होती है पूरे का हाफ होती है यहाँ तक इस करंट पे। तो कहने का मतलब है हाफ रख दिए तो इसी का हाफ कर देंगे इस करंट का, तो I नॉट मैक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 R का हाफ हो जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, मैं इसी का हाफ करना ना तभी P/2 है। तो देखिए ये हो जाएगा I नॉट मैक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू हाफ। तो कहने का मतलब I स्क्वायर मैक्स हाफ R को P मैक्स कहते हैं, और वही हो गया 4, तो इसका मतलब है P बराबर इसका हाफ हो गया, मतलब इसको हम कहेंगे कि P मैक्स बाई 2 है ना। तो ये होता है। और एक चीज और होता है, क्वालिटी फैक्टर के रूप में जो बैंड विड्थ होता है, ये जो डेल्टा वो होता है, ये कैलकुलेट किया गया वो R/L होता है। और एक चीज है, गुड क्वालिटी के लिए ये जितना कम होगा, यानी पीक वैल्यू जितनी अधिक होगी, ये मतलब ये जितना कम होगा पीक उतना अधिक होगा। तो गुड ये कम होने के लिए क्या है, यानी गुड अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए क्या होगा,
ये कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब एल का मान अधिक होना चाहिए और आर का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक, ये कैलकुलेट करके निकाला गया है कि ये होता है। ठीक है, और जो क्वालिटी फैक्टर यहां से भी निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पाई ये जो होता है डेल्टा एफ हो जाएगा, एफ नॉट बराबर आर बटे एल, डेल्टा एफ नॉट का ये एफ नॉट हो जाएगा आर बटे 2 पाई एल। कभी कभी फार्मूले में ये भी होगा। और इस रूप में क्वालिटी जो फैक्टर होता है क्यू जो होता है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा नॉट और बैंड विड्थ होता है, ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हल करें क्यू फैक्टर तो ये फार्मूला होगा ओमेगा नॉट बराबर क्या होता है, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/√LC सॉरी बराबर यहाँ रहेगा क्यू और ओमेगा नॉट बराबर आर बटे एल। अभी हमने प्रूफ किया था, इसे अगर हम हल करेंगे तो 1/√L/C ही निकल के आएगा। तो ये और ये चीज देखना है, यानी अगर हमको और बैंड चौड़ाई जितनी कम करेंगे, फ्रीक्वेंसी वगैरह जितनी कम करेंगे, क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ये पीक वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम और होगा, है ना। तो कहने का मतलब होता है कि जो बैंड चौड़ाई का जो रेंज होता है वो किस रेंज में करंट के मिलता है, I0 मैक्स I0 मैक्स √2 और पावर P मैक्स हाफ के बीच मिलता है। ठीक है, तो ये था क्वालिटी फैक्टर अनुनाद की तीक्ष्णता, यानी कि ये टॉपिक थ्योरेटिकली रूप से प्रत्यावर्ती धारा खत्म हो गया। एक चीज 10-12 सवाल इस फार्मूले से रिलेटेड हम सवाल एक वीडियो लेक्चर लेके और आएंगे। इसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, छोटा सा 2-3 वीडियो का लेक्चर है या 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो अब बहुत ज़्यादा समय हो चुके हैं, तो आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। एक नए वीडियो लेक्चर, नए टॉपिक मतलब नए न्यूमेरिकल के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।